रतनपुर गांव में धनराज नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही अत्याचारी जमींदार था। वह गांव के गरीब लोगों से कम पैसों में काम करवाता और उन्हें परेशान भी करता था। एक दिन गांव का एक आदमी जमींदार के पास जाता है। मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसों की मदद कर देते आप तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मेरे पास पैसों का पेड़ है क्या? मालिक, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पास काम करके आपके पैसे चुका दूंगा मालिक। नहीं, मैं पहले पैसे नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम मेरे पास काम करते हो तो मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दे सकता हूँ। पर मालिक, 1 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी मालिक, आप मुझे 200 रुपये दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी मालिक। अगर तुम मेरे पास कुछ गिरवी रखते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। लेकिन मालिक, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। और तुम्हारे पास जो खेत है वह मेरे पास गिरवी रख दो, इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपये दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम पैसे वापस कर देना और मैं तुम्हारा खेत तुमको वापस लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरा खेत गिरवी रख लीजिए और मुझे 200 रुपये दे दीजिए, मैं अपने बेटे का इलाज करा लूँ। जमींदार उस आदमी को 200 रुपए दे देता है। 200 रुपए लेकर वह आदमी दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी भी रहता था। सुरेश अपनी पत्नी सिया और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुरेश के पास एक छोटी सी जमीन थी। वह दोनों उसी पर खेती करते थे और उससे जो भी अनाज पैदा होता था उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। सुरेश बहुत ही मेहनती था। उसके मेहनत की चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन जब सुरेश खेत की जुताई कर रहा था, तभी गांव के हरिया काका वहां से गुजरते हैं। क्या बात है बेटा, लगता है आज बीज की बुआई करके ही मानोगे। हाँ काका, बीज बोने का समय आ गया है, अभी बीज नहीं डालूंगा तो पैदावार कम हो जाएगा। बेटा, तुम खेत में इतनी मेहनत करते हो तभी तुम्हारी फसल की पैदावार दोगुनी होती है। हाँ काका, मेहनत तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा गुजारा तो इसी से होता है। थोड़ा अपना भी ख्याल रखो करो बेटा। इतना बोलकर काका वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सुरेश भी खेत का काम खत्म करके घर लौट आता है। तभी सिया सुरेश से बोलती है, माँ की दवा आज खत्म हो गई है, कल आप बाजार जाकर माँ की दवा लेकर आइएगा। ठीक है, कल मैं माँ की दवा लेकर आऊँगा। खेत में बीज की बुआई हो गई। हाँ, सब अच्छे से हो गया, बस भगवान करे इस बार भी पैदावार अच्छा हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी पैदावार अच्छा होगा। हरिया काका सुबह सुबह जमींदार के पास पहुंचते हैं। क्या बात है काका, इतने सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक,
खेत में बीज डालने के समय हो गया है। पिछली बार पैदावार अच्छा नहीं हुआ था, उसकी वजह से मेरे पास बीज नहीं बचे हैं मालिक। आप कुछ मदद कर देते तो इस बार खेतों की बुआई हो जाती मालिक। अरे काका, अब तो आपको आराम करना चाहिए, यह उम्र नहीं है काम करने के लिए। जमींदार साहब, मेहनत नहीं करूँगा तो गुजारा कैसे होगा। बस आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। जैसे ही फसल की कटाई होगी मैं आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगा। अरे काका, पैसे क्या पेड़ से गिरते हैं? एक काम कीजिए, आप वह खेत मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगा। मालिक, मेरे पास थोड़ी सी तो ज़मीन है, वह मेरा सहारा है, वह भी आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। काका, अगर पैसे चाहिए तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। हरिया काका सोचते हैं। अगर मैंने अपने बैलों को गिरवी रख दिया तो सुरेश को बोलकर खेत की जुताई करवा के बीज डाल दूंगा और फसल की कटाई के बाद बैलों को छुड़ा ले जाऊंगा। क्या हुआ काका, क्या सोच रहे हैं? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है मालिक, आप मेरे बैलों को गिरवी रख लो, जब मैं पैसे लौटा दूंगा तब आप वापस कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर हरिया काका पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवा लेकर आता है। मैं माँ की दवा लेकर आ गया हूँ, तुम माँ को खाना खिलाकर दवा दे देना। मैं थोड़ा खेतों की तरफ से आता हूँ। ठीक है, मैं माँ को दवा दे दूंगी। सुरेश खेत की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में हरिया काका मिलते हैं। अरे सुरेश बेटा, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। हरिया काका ने सुरेश को सारी बात बताई। कोई बात नहीं काका, मैं आपके खेतों की जुताई करके बीज की बुआई कर दूंगा। बेटा, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम्हारे जैसा गांव में कोई नहीं है, तुम सबकी मदद करते रहते हो। अरे नहीं काका, आप तो मेरे पिता समान हो, यह तो मेरा फर्ज है। सुरेश अपने बैलों को लेकर हरिया काका के खेत के पास पहुंचता है और खेतों की जुताई करके बीज की बुवाई कर देता है। कुछ दिनों के बाद सुरेश के खेतों में अच्छी फसल तैयार हो जाती है। जब सुरेश खेत पर पहुंचता है तो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पर श्याम आता है। अरे सुरेश भाई, तुम्हारे खेतों में तो अच्छी फसल तैयार हो गई है। सब भगवान की कृपा है। बस भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता भाई, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। तभी सुरेश सोचता है, यह बात चलकर सिया को बताता हूँ, वह बहुत खुश हो जाएगी।
अरे भाग्यवान, सुनती हो, इस बार की फसल पिछली बार से भी अच्छा है। सुरेश और सिया बहुत खुश थे। यह बात जमींदार तक पहुंचती है। सुरेश बहुत ही मेहनती है। अगर किसी तरह से यह मेरे पास काम करने के लिए आ जाए तो मेरे खेतों की भी फसल दुगनी हो जाएगी। तभी जमींदार के दिमाग में एक उपाय आता है। वह अपने आदमी रामू को सारी बात समझा देता है। पर मालिक, यहाँ तो गलत बात है। वह तो भूखे पेट मर जाएगा बेचारा। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको जितना बोला हूँ उतना करो बस, नहीं तो कल से मेरे पास काम करने मत आना। ठीक है मालिक, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। रामू रात के अंधेरे में जाता है। मुझे माफ कर देना भाई, मैं मजबूर हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा। फिर मैं क्या करूँगा? यही तो मेरा 2 वक्त की रोटी कमाने का सहारा है। और सुरेश की खेतों में आग लगा देता है और सुरेश की सारी फसल जल जाती है। सिया, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी माँ को दवा देकर आती हूँ। इतना बोलकर सुरेश खेत की तरफ चल देता है। सुरेश जैसे ही खेत पर पहुंचता है, खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह सब कैसे हुआ? मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। तभी सिया भी वहां पहुंच जाती है। वह भी खेत की हालत देखकर चौंक जाती है। यह सब क्या हो गया? अभी कल तो सब ठीक था, अचानक पूरी फसल में आग कैसे लग गई? दोनों को कुछ नहीं समझ आता कि यह कैसे हो गया। दोनों दुखी होकर घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? सिया ने माँ को सारी बात बताई। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से खेतों में आग कैसे लग गई? माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। बेटा, अब क्या होगा? इस बार की फसल तो खराब हो गई। कोई बात नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली बार फिर से खेतों में बीज डालूंगा। मैं इतनी आसानी से हार तो मानने वाला नहीं हूँ। क्या बात है रे रामू, अभी तक सुरेश मुझसे मदद मांगने नहीं आया। तुमने अपना काम तो ठीक से किया था ना? हाँ मालिक,
आपने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसा ही किया था। चल ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं आता है। रामू ने जमींदार के कहने पर सुरेश के खेतों में आग तो लगा दी, पर ऐसा करने के बाद रामू को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने जो सुरेश के साथ किया है वह बहुत गलत है। बेचारा गांव की लोगों की मदद करता रहता है। उसने पूरे दिन मेहनत करके अपनी फसल तैयार की थी। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। जब गांव वालों को पता चलेगा तब सभी लोग मुझे गांव से ही निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से फसल बोने का समय आ जाता है। सुरेश फिर से अपने खेतों की जुताई करके बीज डाल देता है। यार रामू, सुरेश तो बहुत जिद्दी निकला। उसने हार नहीं मानी और फिर से खेतों में बीज डाल दिया। हाँ मालिक, आप सही बोल रहे हैं। सुरेश जब खेत से घर वापस आता है, आप चिंता मत कीजिए, इस बार सब अच्छा होगा। इस बार की फसल अच्छी होगी। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। फसल को देखकर सुरेश बहुत खुश था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो गई। जमींदार रामू से कहता है, रामू, सुरेश ने हार नहीं मानी। मैं भी देखता हूँ कब तक मेरे पास नहीं आता। आज रात को तू फिर जा और पिछली बार की तरह उसकी सारी फसल को जला दे। माफ कीजिएगा मालिक, पर मैं फिर से ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे दोबारा ये नहीं होगा। तूने मेरी बात को मना किया। तेरी इतनी हिम्मत हो गई। तू अभी यहाँ से चला जा और दोबारा मेरे सामने नहीं दिखाई देना। पर मालिक, मेरे पैसे। कैसे पैसे? तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से अभी के अभी। रामू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, मैं सुरेश से माफी मांग लेता हूँ और सब कुछ सच सच बता देता हूँ उसको। रामू सुरेश के पास जाता है। अरे रामू, तुम? क्या हुआ? आज इधर कैसे आना हुआ? रामू सारी बात सुरेश को बता देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैंने दोबारा ऐसा नहीं किया। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। पर उस जमींदार का तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुरेश यह बात सारे गांव वालों को बताता है। हम लोगों को मिलकर इस जमींदार का कुछ करना होगा, नहीं तो इसका अत्याचार और बढ़ता जा रहा है। सारे गांव वाले मिलकर पंचायत बुलाते हैं और रामू ने सारी सच्चाई पंचायत के सामने बता दी और अपनी गलती को भी स्वीकार कर लिया। पंचायत ने फैसला लिया कि जमींदार सभी गांव वालों की जमीन वापस करेगा और सभी के कर्ज भी माफ कर देगा। जमींदार ने पंचायत की बात मान ली और गांव वालों की जमीन लौटा दी। सभी गांव वाले खुशी पूर्वक रहने लगे।
एक समय की बात है, आलमपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस गांव में मीना देवी अपनी बड़ी बेटी खुशी और अपने छोटे बेटे राहुल के साथ रहती थी। मीना के पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। मीना अमीर घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। एक दिन सुबह मीना का बेटा बाहर से चहकता हुआ आया। अरे क्या हुआ? क्या मिल गया तुम्हें सुबह सुबह? माँ, मुझे काम मिल गया माँ। काम? कैसा काम? माँ, जो गांव के पास राशन का दुकान है ना, मैं वहीं जाया करूँगा। उसने मुझे 5,000 रुपए महीने देने की बात कही है। नालायक, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मजदूर बने, क्योंकि मैं मजदूरी का संघर्ष देख चुकी हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे पेट सोना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर कुछ बनाऊंगी। राहुल और खुशी को माँ की सारी बातों में छुपी उम्मीद और दर्द सब समझ में आ गई। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। खुशी ने 12वीं पास कर लिया और राहुल ने 10वीं कक्षा। माँ, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? जो आगे होता है वही होगा। शादी। किसने कहा इतना पढ़ने के बाद शादी होती है? मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ बेटा। तुम्हारे पिता की मृत्यु गरीबी और इलाज न मिलने के कारण हुई, इसलिए मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ ताकि किसी गरीब की मौत ना हो। आप इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो गई तारीफ, अब जाकर पढ़ लो। मैं कल सुबह डॉक्टर के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। माँ, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। मेरा भी पूछ आना कि मुझे क्या करना होगा। दोनों बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन मीना की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उसने बच्चों को वादा तो कर दिया, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इस चिंता में वह डूब गई। मेरे पास कुछ जमीन है, इसे बेच देती हूँ और बच्चों के साथ शहर ही रह लूंगी। मीना सुबह डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से मिली। हाँ, बोलिए आंटी जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अंग्रेजी में कुछ नहीं जानती। आपको क्या बीमारी है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ जानकारी लेनी है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए ताकि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस भर सके, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से भी डॉक्टर बना जा सकता है। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा सपना है यह। हाँ, तो आप सरकारी कॉलेज से कराइए, लेकिन इसके लिए एक पेपर देना पड़ेगा जिसको NEET नीट कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है। आप घर में एक मोबाइल खरीदकर YouTube की मदद से कोचिंग दिला सकते हैं और इसके बाद सारा खर्च सरकार देगी। मीना वहां से आ गई, लेकिन अब उसको मोबाइल की जरूरत थी। जिसके लिए उसने अपनी आखिरी दौलत और अपने पति के निशानी अंगूठी बेच दिया और एक मोबाइल खरीदकर घर आ गई। तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता और तुम इस मोबाइल से पढ़ाई करना और जो परीक्षा डॉक्टर ने बताया है उसको पास करना, फिर तू डॉक्टर बन जाएगी। और राहुल, तू भी पढ़ लिया कर इससे। दोनों बच्चे फोन पाकर बहुत खुश हुए। राहुल ने अपनी 12वीं की तैयारी और खुशी ने नीट के लिए पढ़ना शुरू किया। एक दिन खुशी और राहुल बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी बाहर से एक पड़ोसन आई।
देखो जी कैसा समय आ गया है। माँ रोटी बना रही है और लड़की बैठकर हंस रही है। बहन, वह दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे राहुल का तो समझ में आता है कि पढ़ने से फायदा होगा, लेकिन खुशी को क्यों ढील दे रही हो? मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ और रोटियाँ बनाती हूँ। अजीब औरत है, जवान बेटी सर पे बैठी है और चली है उसे कलेक्टर बनाने। थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं? आप अपने घर जा सकती हो। मेरी खुशी मेरा हर सपना पूरा करेगी। पड़ोसन चली गई। मीना भी अपना घर चलाने के लिए और अधिक घरों में काम करने लगी और राहुल भी माँ से चोरी छुपे थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा रहा था और उसने पढ़ाई भी जारी रखी। फिर वह दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खुशी का दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। आज तूने मेरा एक सपना पूरा कर दिया, लेकिन इसके आगे का तुम्हें खुद देखना है बेटी। तुझे खर्च के लिए मैं बराबर पैसे भेजती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी, यहाँ की कोई चिंता मत करना और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डॉक्टर बन के आना। खुशी भी दोनों को गले लगाती है और शहर के लिए निकल जाती है। तीन साल बीत गए। एक दिन मीना खेतों में काम करके जब वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि गांव में सभी लोग उसके घर के सामने खड़े हैं। वह यह देखकर डर गई और भीड़ में से ही घर में जल्दी से प्रवेश की। राहुल, सब ठीक है ना? हाँ माँ, आज तेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। आज मेरी मेहनत सफल हो गई माँ। मेरा ये जीवन सार्थक हो गया। मीना भावुक हो गई। एक साल बाद राहुल की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी माँ गांव में ही रहना चाहती थी। लेकिन उनके घर और पॉकेट दोनों का साइज बदल चुका था। आठ साल बाद खुशी भी अपना यूजी और पीजी पूरा करके घर वापस आई। उसने अपने डिग्री और टोपी अपनी माँ को थमा दिया। मीना के लिए आज का दिन भावुक हो जाने वाला था क्योंकि उनका सपना दोनों बच्चों ने पूरा कर दिया था। खुशी ने माँ के कहने पर गांव में ही मुफ्त अस्पताल खोल दिया और सारे खर्चे राहुल ने उठाया और हॉस्पिटल का नाम मीना सच्चिदानंद हॉस्पिटल रखा और पूरा परिवार असहाय लोगों की सहायता करते और खुश रहने लगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।